अगर 2026 में आप किसी यूरोपियन शेंगन कंट्री में जाने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, नीदरलैंड, स्वीडन या स्पेन, अगर ये तीनों कंट्रीज़ आपके माइंड में हैं, आपको सिलेक्शन करने में दुश्वारी का सामना है, तो मैं आपको आज गाइड करूंगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बिजनेस टाइज हैं, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, तो आपको कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी चाहिए और उसके पीछे वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक ट्रैवल से और अगर आप भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म पे हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका वक्त और आपके कीमती पैसे दोनों बचाए जा सकें और आपको रिफ्यूज़ल से भी बचाया जा सके। डेफिनेटली जब आप एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको अपॉइंटमेंट की फ़ीस, आपको वीज़ा ड्रॉप बॉक्स की फ़ीस, आपको एम्बेसी की फ़ीस, आपको कंसल्टेंट की फ़ीस देनी पड़ती है और जब अपॉइंटमेंट मिलती है, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ता है प्रोसेसिंग टाइम का अंटिल आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का रिप्लाई ना आ जाए। अगर आप 2026 में यूरोपियन कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इससे पेशतर कि आप इन तीनों कंट्रीज़ में अप्लाई करें या इनके अलावा किसी कंट्री में अप्लाई करें, सबसे जो अहम बात है वो है आपकी प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तब आपको अप्लाई करना चाहिए और इसको असेस आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका बिजनेस पुराना है, आपका एनटीएन पुराना है, जितना पुराना आपका एनटीएन होगा, क्योंकि एनटीएन बनाते वक्त उस पर आप डेट चेंज नहीं कर सकते, जिस दिन आप एनटीएन बनाते हैं वही डेट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अगर आपका एनटीएन पुराना है 2 या 3 साल, तो इसका मतलब ये है आप बिजनेस पुराना कर रहे हैं और जितना पुराना बिजनेस होगा आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। जब हम दूसरे फैक्टर को देखते हैं तो वो आपका स्टेटस है कि आपने शादी की है या नहीं की, आप सिंगल हैं, तो उसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली उन हज़रात के जिनकी शादी हुई है और उनके बच्चे माइनर हैं 18 साल से कम। क्योंकि जो सिंगल एप्लीकेंट वीज़ा अप्लाई करता है तो उसके वापस आने के पाकिस्तान में चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली अगर कोई शादीशुदा बंदा है, उसके बच्चे भी हैं 18 साल से कम, तो उसके पाकिस्तान में वापस आने के वजूहात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो बच्चों की वजह से जो 18 साल के कम उससे कम है और दूसरा उसकी शादी हुई है। चूँकि उसके फैमिली टाइज पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है तो ये भी एक फैक्टर है आपकी प्रोफाइल को जो कि पॉजिटिव पहलू देता है कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा चूँकि जब आप शेंगन कंट्री की वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो 6 महीने से पुरानी बैंक स्टेटमेंट की मुराद ये है आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, मिनिमम 1 मिलियन से अबव आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, प्लस ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि 3 माह से ट्रांजैक्शन तो है लेकिन बैलेंस मेंटेन नहीं है और लास्ट 1 या 2 मंथ या 3 मंथ में आपने एकदम से बैलेंस जो है उसमें ज़्यादा कर दिया है। इससे आपकी प्रोफाइल पे इफेक्ट पड़ता है और वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया आपकी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपके फैमिली टाइज और तीसरे नंबर पर आपकी बैंक स्टेटमेंट। चौथे नंबर पर जो फैक्टर मैटर करता है वो ये है कि क्या आप आज से पहले किसी भी छोटी या बड़ी कंट्री में पहले आपने ट्रैवल किया है या नहीं। अगर तो आपकी 2 या 2 से ज़ायद कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तब आपके शेंगन के वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना यूरोप का मुश्किल है। हाँ, अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं, एग्जीबिशन के लिए आप जाना चाह रहे हैं या आप किसी ऐसी कैटेगरी में जा रहे हैं जिसमें आपको वहाँ से इनविटेशन मिल रहा है, आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो टूरिस्ट वीज़ा से कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे वीज़ाज़ की तरफ जाएं तो इनकी वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो विदाउट इनविटेशन भी आपका वीज़ा लग सकता है, लेकिन अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है और जिस तरह मैंने आपको फैक्टर्स बताए उनमें आप फॉल नहीं करते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इनमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई ना करें। फ्रेश पासपोर्ट पर बिल्कुल शेंगन का वीज़ा ग्रांट हो जाता है, लेकिन उसमें तमाम तर फैक्टर्स मैटर करते हैं। अगर आपका बिजनेस बहुत पुराना है, आपकी एज ज़्यादा है, शादी हुई है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन हुआ है, ट्रांजैक्शन है, तो उसमें वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर करना होना पड़ता है, जैसे फ्रांस और जर्मनी है। जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें
आपको इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ता है, उसमें अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करते हैं तब भी वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उससे आप वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन कर सकेंगे कि आप पाकिस्तान में ज़रूर आएंगे वापस, और आपके जाने की वजह क्या है, कितने दिन का स्टे है, किस होटल में ठहरेंगे, एयरपोर्ट से होटल का ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है, आप किस तरह से होटल में जाएंगे, कौन कौन से टूरिस्टिक प्लेसेस को विजिट करेंगे, और आप जर्मनी या फ्रांस में ही क्यों जाना चाह रहे हैं। आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि आपको फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिल सके। अब जब हम बात करते हैं इन तीनों कंट्रीज़ में से किसकी सिलेक्शन करनी चाहिए, तो 2026 में करंटली स्वीडन और नीदरलैंड्स की कंपैरेटिवली वीज़ा रेशो स्पेन से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है, अब स्पेन की अपॉइंटमेंट जो है वो बआसानी मिल रही है, लेकिन अब भी आपको सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। तकरीबन डेली बेसिस पे स्लॉट्स ओपन हो रही हैं और 5,000 समथिंग जो है इसकी पेएबल अमाउंट है स्पेन की। लेकिन जब इस तरह से अब अपॉइंटमेंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, वीज़ा रेशो कम हो जाती है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप स्वीडन का भी कर सकते हैं और नीदरलैंड्स का भी कर सकते हैं, और फिर आप स्पेन को तीसरे नंबर पर जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर कंट्रीज़ में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिनमें अपॉइंटमेंट जो है वो लेट मिल रही है, उसमें डेफिनेटली आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा इस बात को तरजीह देता हूँ कि उस कंट्री में अप्लाई किया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे। बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनमें आपको अपॉइंटमेंट कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत बआसानी मिल जाती है, जैसे बेल्जियम है, उसमें भी आपको अपॉइंटमेंट बआसानी मिल जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात उसमें आप जो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको वहाँ पर भी जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में बेल्जियम के बहुत कम केसेस मिलते हैं। सो हमेशा उस कंट्री का इंतखाब करें जहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट जो है स्लॉट्स शो हो रही हैं और जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में अप्लाई नहीं कर रहे। क्योंकि पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, जब किसी शख्स का वीज़ा लगता है फॉर एग्जांपल स्पेन का, तो सारे लोग उसी तरफ रुख कर लेते हैं कि अब जिस स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है तो हमें इसी का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। सो चूँकि सभी लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट होती हैं, तो वीज़ा ऑफिसर के लिए डिसीजन लेना टफ हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा फाइल्स होंगी तो डेफिनेटली मेरिट पर फैसला किया जाएगा आपको वीज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो 2026 में आप इनमें से किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल हमें सेंड करना चाहते हैं कि हम असेस करके आपको सजेस्ट करें, तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि 2026 में यूरोप जाने का आपका ख्वाब जो है हकीकत में बदला जा सके। इनके अलावा किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी की इंफॉर्मेशन आप चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक, ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई की जा सके और आपका वीज़ा लगने में हम आपकी हेल्प कर सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए।